नमस्कार, मैं रविश कुमार। खाली कुर्सी है और दावेदारों का पता नहीं। राजनीति में ऐसा कम होता है मगर होता है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बनने के लिए न तो कोई किसी के घर जा रहा है, ना कोई किसी को तोड़ रहा है, ना कोई हितों के हित में अपने आप फूट रहा है। 6 साल के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार चुनी जाती है, अभी तो काफ़ी वक्त है, फिर भी कोई बेचैन नहीं लगता। पीडीपी उत्साहित नहीं है, बीजेपी भी पीडीपी को प्रोत्साहित नहीं कर रही है। 25 फरवरी 2015 को जब बीजेपी पीडीपी की सरकार बनी तो इसे कई मायनों में हिंदुस्तान और कश्मीर की राजनीति में मील का पत्थर बताया गया। अब उस मील के पत्थर का हाल देखिए, ना मील का पता है ना पत्थर का। साल भर के भीतर दोनों विपरीत दिशा में चलने लगे हैं। पीडीपी अब उस बीजेपी से हाथ नहीं मिलाना चाहती है। उसे लग रहा है कि बीजेपी से हाथ मिलाकर जनाधार खोती जा रही है, लेकिन क्या 1 साल तक सत्ता में रहकर अलग होने का फैसला उस नुकसान की भरपाई इतनी आसानी से कर देगा? कश्मीर के जानकार बताएंगे कि इससे पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या सभा में महबूबा मुफ्ती या उनके दिवंगत वालिद पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसका इशारा भी किया था कि बीजेपी के साथ अलायंस कर पछता रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आया है, बीजेपी धोखा दे रही है या गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। आखिर क्या वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने अपने पिता के फैसले की निरंतरता में कुर्सी नहीं संभाली? क्या वो नए सिरे से मान्यता चाहती हैं? सवाल बीजेपी से भी पूछा जा सकता है कि वो इस बार सरकार बनाने को लेकर सक्रिय क्यों नहीं है। 1 साल पहले लिया गया इतना साहसिक फैसला अब लड़खड़ाता नजर आ रहा है। क्या बीजेपी को भी अब कोई अफसोस है या वो इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं महबूबा मुफ्ती साहब की तरह खामोश मुख्यमंत्री साबित नहीं हुई और दावेदारी करने लगी तो क्या होगा? क्या प्रधानमंत्री या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी में कोई बुनियादी अंतर देख रहा है? एक निशान, एक विधान, एक प्रधान सिर्फ नारा नहीं था बीजेपी के लिए। आप बीजेपी और संघ से जुड़े किसी भी साहित्य को उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि यह नारा उनके वजूद का हिस्सा है। फिर भी बीजेपी ने कहा था कि जनता और देश के हित में उसने अपने आग्रहों को किनारे रखकर यह गठबंधन किया है। 2 दिसंबर 2013 में जम्मू की रैली में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि संविधान के हिसाब से धारा 370 पर बहस चलती रहेगी, लेकिन कम से कम इस पर बहस होनी चाहिए कि धारा 370 से क्या जम्मू कश्मीर को कुछ लाभ हुआ। बीजेपी ने सरकार में आने के बाद कोई बड़ा प्रयास किया हो, अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। इस बहस को लेकर प्रधानमंत्री ने भी कभी इस धारा का जिक्र नहीं किया, ना ही किसी दूसरे जिम्मेदार नेताओं ने। फिर भी अगर पीडीपी को लगता है कि बीजेपी ने ऐसा किया है तो उसने पब्लिक में स्टैंड क्यों नहीं लिया? प्रधानमंत्री से कोई कमिटमेंट क्यों नहीं मांगी? पिछले साल नवंबर में जब प्रधानमंत्री राज्य के दौरे पर गए थे तब 80,000 के पैकेट की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर में ये सारे मुद्दे उठ रहे थे, लेकिन सामने से नहीं बल्कि अदालत के रास्तों से। राज्य बीजेपी के नेता धीरे धीरे एक निशान, एक विधान और बीफ के मसले पर बोलने लगे। वे अदालत जाकर सरकार को घेर रहे थे। बीजेपी के विरोध के बाद 12 मार्च 2015 को राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया और आदेश दिया कि तिरंगे के साथ राज्य का झंडा नहीं फहराया जाएगा। इसके विरोध में कोई प्राइवेट पर्सन अदालत गया और फिर आदेश आ गया कि दोनों झंडे एक साथ फहराए जाएंगे। अब इस आदेश के विरोध में बीजेपी के 2 प्रमुख नेता कोर्ट चले गए और 1 जनवरी 2016 को स्थगन आदेश ले आए। इसके बचाव में बीजेपी के एक राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि वे राज्य में आतंकवाद और अलगाववाद से लड़ते रहे और अब वे इसके खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर पीडीपी के नेताओं को लगा कि जम्मू कश्मीर में अफसरी करते वक्त ये नेता दोनों झंडों को सलाम करते रहे होंगे, अब उन्हें इनमें से एक अलगाववाद का प्रतीक लगता है। संघ के थिंक टैंक जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर ने आर्टिकल 35A को अदालत में चुनौती दे दी। इस धारा के तहत राज्य के अपने कानूनों को विशेष संरक्षण प्राप्त है केंद्र से। सितंबर 2015 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि राज्य में अफसरों से मिली भगत के कारण कई जगहों पर बीफ की बिक्री हो रही है। कोर्ट ने आदेश कर दिया कि 150 साल पुराने कानून को सख्ती से लागू किया जाए और बीफ पर बैन को सक्रिय कर दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि अगर पाबंदी हटाने के प्रयास हुए तो उनकी पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। पीडीपी के नेता सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो क्या राज्य के नेताओं ने इस महागठबंधन को, इस गठबंधन को मुश्किल में डाला? उस दूरी को केंद्र की चुप्पी ने और बढ़ा दी। खुलकर भले ना कही गई हो बातें, पीडीपी को अगर यह बात सही लगती है तो वो खुलकर क्यों नहीं बोलती है? अगर वो गठबंधन में कोई नई संभावना टटोल रही है तो खुलकर क्यों नहीं बोलती कि हम कुछ नई शर्तों के साथ बेहतर गठबंधन चाहते हैं?
पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद सोमवार को श्रीनगर में विधायकों से मुलाकात की। नईम अख्तर साहब जो पीडीपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन का फैसला लोकप्रिय फैसला नहीं था, लेकिन जनता के हितों को देखते हुए पार्टी ने फैसला ले लिया। इसके बावजूद बीजेपी के साथ ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है, यानी भरोसे का संकट कायम है, और जब तक साझा एजेंडा पर बीजेपी की ओर से भरोसा नहीं मिलता, पीडीपी सरकार नहीं बनाएगी। पीडीपी चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी ने कोई अंतिम फैसला तो नहीं किया, मगर महबूबा मुफ्ती को राज्यपाल से बात करने के लिए अधिकृत कर दिया। शाम को भी पीडीपी की एक बैठक हुई। उधर जम्मू में बीजेपी के कोर ग्रुप के नेताओं की भी बैठक हुई। फैसला हुआ कि 3 नेता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने दिल्ली आएंगे। बीजेपी के नेता पीडीपी के दबाव में नहीं आना चाहते हैं। इनका मानना है कि पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों पर पीडीपी को लिखित आश्वासन नहीं देगी। यह भी कहा गया कि 10 महीनों में न्यूनतम साझा कार्यक्रम से कोई भटकाव नहीं हुआ है। मंगलवार को दोनों पक्षों को राज्यपाल ने बुलाया है। क्या इस बार यह गठबंधन हो सकेगा या राज्य में चुनाव तय सा लगने लगा है? महबूबा क्या चुनाव का जोखिम लेना चाहेंगी? अगर फिर से वही नतीजे आ गए तब क्या होगा? हम बात करेंगे। हमारे साथ सुशील पंडित जी हैं। आप प्रकाशक हैं, अखबार है प्राजनत, और प्राजनत का मतलब होता है पहचान। और अनुराधा भसीन जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं कश्मीर टाइम्स की। संबित पात्रा साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और पीडीपी के नेता आखिरी वक्त में मुकर गए, ये हो जाता है। संबित साहब, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला था पिछली बार आप लोगों ने जब सरकार बनाई पीडीपी के साथ मिलके, अब उस ऐतिहासिक फैसले को दोहराने की या बनाए रखने की बहुत बेताबी आप लोगों में नहीं दिखती है। देखिए रवीश जी, मैं एक बात आपको पहले बोलूं कि आपको पता है जब गंभीर विषयों पे मैं आपके चैनल पे डिबेट के लिए खास करके आपके साथ आता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं आज ऋषि मुद्रा में रहूंगा। तो आज भी मैं एक ऋषि मुद्रा में ही इस पूरे विषय को आलोचना करूंगा। पहला प्रश्न आपका कि जो हमने एक मील के पत्थर के रूप में कोएलिशन किया था, आज उसे हम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम तो उसी मोड़ पे खड़े हैं जिस मोड़ पे हमने डेवलपमेंट को लेकर आगे बढ़ने की प्रतिज्ञा ली थी। और आपने अभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का जिक्र भी किया। वही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपने हाथों में लिए हम वहीं खड़े हैं जहां हम थे आज से पहले। एकमात्र ध्येय है कि जिस प्रकार का मैंडेट जम्मू कश्मीर ने हमें दिया, 28 और 25 सीट का, विकल्प एक ही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अरुण जी के शब्दों में मैं कहूंगा इन्फ्लिक्टेड मैंडेट, अर्थात जनता ने कहा बस यही हमारा मैंडेट है, किसी को लेकर आप आगे बढ़िए। 25 और 28 सीट में और कोई विकल्प था नहीं। स्वाभाविक रूप से इसी को लेकर एक साझा कार्यक्रम बना के डेवलपमेंट करें, हम उसी पे बढ़ रहे थे। पीडीपी का मत क्या है ये मैं नहीं बोल सकता हूं, ये पीडीपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपके राज्य स्तर के नेता कभी बीफ बैन को लेकर, कभी एक निशान एक विधान 2 झंडे को लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे एक दूसरा रास्ता लेकर आप अपने पुराने मुद्दों को उभार रहे थे। लग रहा था कि गठबंधन जो अभी बनना शुरू हुआ है, जो लोगों की निगाह में जिसे जमना चाहिए था डेवलपमेंट के सवाल पे, आप लोग ज़्यादा ये बीफ और फिर ये निशान विधान करने लगे कोर्ट के सहारे। देखिए, यूं तो मुझे पीडीपी के प्रवक्ता से ही ये सुनता तो मैं उसका उत्तर देता, मगर चलिए कुछ पल के लिए मैं आपको डेविल्स एडवोकेट मानता हूं, क्योंकि आपने जैसे कहा कि पीडीपी का प्रवक्ता आया नहीं और मैं इसका उत्तर देता हूं। रवीश जी, आप ये तो मानेंगे कि पीडीपी का सबसे बड़ा नेता मुफ्ती साहब ही थे, उससे बड़े नेता तो कोई नहीं थे। और आज उनके दिवंगत आत्मा को शांति मिले, मैं मुफ्ती साहब के बयान को पढ़ देता हूं। दिसंबर 3, 2015, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, दिवंगत होने से कुछ दिनों पहले उन्होंने यह बोला था। मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं पढ़ देता हूं, बात क्लियर हो जाएगी। अंग्रेजी में है तो उसका हिंदी बता दीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा। हम आप पे विश्वास रखते हैं कि आप गलत नहीं पढ़ेंगे, आप उसको हिंदी में ही बता दीजिए। नहीं, मैं गलत नहीं पढ़ूंगा। आप अच्छा, मैं हिंदी में ही बोल देता हूं। जैसे आपने कहा, उन्होंने कहा है, मैं कोट कर रहा हूं, ऐसे हिंदी में बता रहा हूं कि मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखा। उन्होंने नाम लिया है इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वीपी सिंह का, मगर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा फोकस्ड प्राइम मिनिस्टर एज फार एज जम्मू कश्मीर इज कंसर्न, कि जम्मू कश्मीर के राज्य जहां तक कंसर्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा फोकस प्रधानमंत्री नहीं देखा। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ चंद दिनों के अंदर 2 बार चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को फोन करके रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम का जिस प्रकार से व्यक्तिगत जायजा लिया, यह मुझे बड़ा ही दिल को छूता हुआ लगा। तीसरी बात उन्होंने कहा है, वी हैव गॉट बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन
रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से हमें जितनी चाहिए थी उससे कहीं अधिकाय मात्रा में हमें मिला। मैं पूरा कोट करके आपको बता रहा हूं, आप इसे गूगल करके भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप कहें तो मैं भेज भी सकता हूं। तो स्वाभाविक रूप से बड़े स्पष्ट शब्दों में जब मुफ्ती साहब ही कह रहे हैं। अनुराधा जी, तो फिर बात समझनी थोड़ी मुश्किल हो जा रही है कि 3 दिसंबर तक जो संबित कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब का बयान है, और वो बयान ऐसा कम से कम इतना तो कह रहा है उस बयान में कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई इस तरह की हरकत नहीं की गई है, ना कोई इस तरह का वादा खिलाफी की गई है। तो फिर क्या बात है कि महबूबा मुफ्ती इस गठबंधन को एक नए सिरे से बनाना चाहती हैं, उसमें कागज़ पत्तर चाहती हैं, उसमें आश्वासन चाहती हैं। अगर उन्हें शिकायत थी तो अभी भी वो खुलकर नहीं बोल रही हैं कि बीजेपी ने ये धोखा किया या प्रधानमंत्री ने उनकी बातों का सम्मान नहीं किया। ये मेरे ख्याल है ये मुफ्ती साहब की डेथ के बाद एक पीडीपी ने या महबूबा ने जो रिव्यू किया है पिछले 8-10 महीने का, और उनकी शायद अपनी सोच है या मुफ्ती साहब की अपनी सोच थी, उनका अपना एक तरीका था काम करने का। मुफ्ती साहब एक किसी कन्फ्रंटेशन में, नॉर्मली ओपन कन्फ्रंटेशन में, पब्लिक कन्फ्रंटेशन में नहीं पढ़ते थे, उनकी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी। एंड महबूबा के लिए क्योंकि एक कुछ कंसर्न्स हैं, और कंसर्न्स जो हैं वो जायज़ कंसर्न्स हैं। एक तो ये है मुफ्ती साहब और महबूबा में डिफरेंस ये है कि मुफ्ती साहब पॉलिटिकली एडवेंचरिस्ट रहे शुरू से, एंड नॉर्मली उन्होंने जो भी एडवेंचर लिया वो उसमें कामयाब रहे। अब इस बार के बारे में ये बात नहीं बोल सकते। और दूसरा, वो अपने एक फैग एंड ऑफ पॉलिटिकल करियर पे थे। जो महबूबा का ये करियर का शुरुआत है पॉलिटिकल करियर का, और वो शायद इस गैम्बल के लिए तैयार नहीं है। और कुछ परसेप्शन जो आम पब्लिक में है, जो आम पब्लिक में परसेप्शन है, उसकी वजह से भी ये कंसर्न्स हैं। एक तो जो स्टिफलिंग एटमॉस्फेयर है वैली में, वो बढ़ता जा रहा है, और इस 10 महीने के दौरान में वो कम नहीं हुआ है, वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ तक कि फंड्स और डेवलपमेंट का सवाल है, संबित पात्रा जी ने बोला कि हम वहीं खड़े हैं वो एजेंडा को लेके, वो वहीं खड़े हैं। वाकई मैं अग्री करती हूँ, वो वहीं खड़े हैं जहाँ एजेंडा था जब बना था, उसके बाद उस पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। 80,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने, जो नवंबर में मिले, 80,000 करोड़ प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया। नहीं, आप मेरी बात, ठीक है। 80,000 करोड़ में बहुत सारी जगलरी ऑफ वर्ड्स एंड फिगर्स रहती है। उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वो हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जो यूपीए गवर्नमेंट के टाइम में तय हुए, और मुफ्ती साहब ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि प्रधानमंत्री ने जगलरी ऑफ, सेंटर इज ड्यूटी बाउंड। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती अपना सोच के एडवेंचर कर रही हैं। ठीक है, मुझे मैं समझूं तो हमारे दर्शक भी तो समझें कि बीजेपी ने क्या गुनाह क्या किया है इस गठबंधन को तोड़ने में। मुझे ये बात समझ में आती है कि बीफ का मसला इन्होंने उठाया जो आपके हिसाब से आपत्तिजनक है। आप मेरी बात सुनिए। निशान विधान का मुद्दा उठाया जो आपको लगता है कि इससे तनाव फैल रहा है। लेकिन इन सब बातों को लेकर सरकार तो महबूबा को चलानी है। बीजेपी तो नहीं कह रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी आप हमें दे दीजिए। मुख्यमंत्री की कुर्सी का इंतजार तो बीजेपी महबूबा के लिए ही कर रही है। तो महबूबा वहां पर बैठ के क्यों नहीं इन सारे वादों को लागू करती हैं? कैंपेन्स और बयान, नहीं, आप बात सुनिए। बीजेपी में काफी ये बयान आने शुरू हुए, कुछ उनके लीडर्स ने बयान देने शुरू किए कि ये जो चीफ मिनिस्टर है वो रोटेशनल होना चाहिए अब मुफ्ती साहब के जाने के बाद, और दूसरा हमें बर्थ ज्यादा मिलनी चाहिए। ये चीजें जो हैं, इनसे सस्पिशंस और स्केप्टिसिज्म ज्यादा बढ़ता है, एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो भी बढ़ता है, और ये भी ऐड होता है नए कंसर्न्स में। ठीक है, दूसरा, ठीक है संबित साहब, इस पर आप कुछ बोलना है? जो जितने भी मुद्दे थे, बीजेपी की कोशिश यही रही कि जितने कंटेंशियस इश्यूज हैं उनको लेके वो चलते रहे, और पीडीपी पूरे जो 8-10 महीने में सिर्फ उनका मुकाबला करती रही उसमें।
समीर साहब, इसमें बताएंगे कि आपकी पार्टी की तरफ से भी ये क्यों नहीं आश्वासन दिया गया पब्लिक में कि आप क्या, या वाकई आप और ज्यादा सीट चाहते हैं मंत्रिमंडल में, या मुख्यमंत्री की कुर्सी यूपी की तरह 6-6 महीना 3-3 साल घुमाना चाहते हैं? कांग्रेस और एक कांग्रेस के साथ भी हुआ ही है वहां जम्मू कश्मीर में भी। जी मुझे 20 सेकंड दीजिए, मैं दो चीज रखता हूं। अगर इस प्रकार का किसी प्रकार का भी अगर शर्त होता तो स्वाभाविक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चिट्ठी देके या आपके सामने विषय आता। ऐसा तो नहीं है कि ये सब विषय छुप छुप के होते। अगर छुप छुप के हम भी कर रहे होते तो पीडीपी आपके सामने ये विषय रख देती, तो ये आपके सामने हकीकत आ ही जाता। इसलिए ये जो अर्बन मिथ क्रिएट किए जा रहा है, मुझे लगता है ये मिथ से और स्पेक्यूलेशन से बचने की आवश्यकता है। और अनुराधा जी, एक छोटा सा विषय मैं आपको बता दूं। आपने कहा कि वो जो 80,000 करोड़ रुपए है उसमें बहुत पेचीदगियां थी। बिल्कुल नहीं, मैं उसका ब्रेकअप देता हूं ताकि जनता भी जाने। देखिए, उस 80,000 करोड़ रुपए में 42,611 करोड़ रोड और हाईवेज के लिए थे, इंक्लूडिंग जोजिला टनल, सेमी रिंग रोड जो जम्मू कश्मीर में बनने थे। मैं बहुत छोटा छोटा कट्स दे रहा हूं आपको। 2,250 करोड़ टूरिज्म और 50 टूरिस्ट सर्किट बनाने के लिए थे। 11,708 करोड़ पावर और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए थे। 5,000 करोड़ रुपए 2 एम्स खोलने के लिए थे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि 2 एम्स खोले नहीं जाएंगे और हवा में ही हम बातें करेंगे। तो 80,000 करोड़ रुपए, और उसके साथ बता दो, मोदी जी ने जिस दिन अनाउंस किया 80,000 करोड़ रुपए का, उन्होंने बोला ये फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ बिगिनिंग है। ये 80,000 करोड़ रुपए शुरुआत है, इसके बाद आगे भी हम और देते रहेंगे। और खुद मुफ्ती साहब के दिसंबर 3 के बयान को मैंने आपको पढ़ाया। जितना हमें आशा नहीं था उससे ज्यादा मिल गया। अच्छा। तो अनुराधा जी, आप मुफ्ती जी तो ज्यादा जानते होंगे ना आपसे। पंडित साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये सचमुच एक विचित्र जनादेश है कि बिना इन दोनों के मिले किसी सरकार की अगर कोई दूसरे से गठबंधन से मिल जाए तो पूरा एक रीजन अलग हो जाता है। ठीक है, मतलब उस रीजन की एक बड़ी पार्टी तो अलग हो ही जाती है। हालांकि 3 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जम्मू रीजन से है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी इन बातों से आपको लगता है कि दोनों के बीच में ऐसा कुछ बचा हुआ है कि सरकार बन सकती है, या समाप्त हो गया है? दोनों अपना अपना ओबिचुअरी पढ़ रहे हैं। जब ये सरकार बनी थी तो लोगों को बड़ा अचंभा हुआ था, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल धुर विपरीत हैं एक दूसरे के। लेकिन उससे भी बड़ा अचंभा तब हुआ था जब एजेंडा फॉर अलायंस सामने आया। उसमें जिस तरह के कंसेशंस पीडीपी को भाजपा ने दिए, अपनी आधारभूत आस्थाओं को किनारे रख करके पीडीपी के साथ बैठकर सरकार चलाने की पहल भाजपा ने की। उस पूरे एजेंडा फॉर अलायंस में पीडीपी की तरफ से एक कंसेशन कहीं नहीं है, एक भी। मतलब अपवाद के तौर पर भी अगर आप कहें कि इस मुद्दे पर पीडीपी ने कहा कि हम पीछे हटते हैं, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है। और सारे के सारे कंसेशंस भाजपा ने दिए। फिर दूसरी बात, भाजपा की संख्या लगभग पीडीपी जितनी है। 25 तो मिली थी, एक निर्दलीय उनके साथ उधमपुर का विधायक आया, और 2 वैली से जो सजाद लॉन बराबर है, तो बराबर है। 1-2 सीट के अंतर से क्या उसके बावजूद 28 होने के बावजूद चीफ मिनिस्टरशिप पर दावा नहीं किया। किसी बड़े अच्छे मंत्रालय पर, चाहे वो वित्त हो, चाहे राजस्व हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे एजुकेशन हो, किसी पर दावा नहीं किया। फिर 16 कैबिनेट पोस्ट हैं। भाजपा ने कहा था कि हम जम्मू का प्रतिनिधित्व करते हैं, जम्मू के साथ आज तक ठीक भेदभाव हुआ है, उनके साथ बराबरी का काम नहीं हुआ है, तो हम जम्मू के राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए आए हैं। 16 में से जम्मू के हिस्से कितने कैबिनेट पोस्ट आए? 4। तो इस पूरे असंतुलन को झेलते हुए भी भाजपा सरकार में आई। क्या आप भाजपा मौका देखकर उस असंतुलन को दूर करना चाहती है, जो अनुराधा कह रही हैं? संबित पात्रा जी ने कहा भाजपा तो खड़ी हुई है फूल का हार लेकर के, आप आगे बढ़ें। दिक्कत यह है कि हार का नहीं है ना, तो सिर्फ हार थोड़ी पहनाई जाती है। भाजपा की तरफ से आप सोचिए, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके किसके गले में हार डाल के गर्दन काट ली जाती है, ये भी हम तो राजनीति में देख ही रहे हैं। आप सोचिए, 2 दिन पहले महबूबा जी का बयान आता है कि एजेंडा फॉर अलायंस में समयबद्ध उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इसका एक टाइम टेबल बने। तो ये केस में क्या प्रॉब्लम है? होना ही चाहिए ऐसा अलायंस। कतई नहीं। अन्य विषयों के ऊपर भी,
लेकिन भाजपा के आधिकारिक रूप से एक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं अनुराधा आई कह है। रही हैं कि आप रोटेशनल कुर्सी मांग रहे हैं कि बारी बारी से मुख्यमंत्री का मुझे पद तो नहीं मांग रहे लगता हैं भाजपा बीजेपी। के किसी जिम्मेदार आदमी ने अब तक इसकी जुर्रत की हो। पर आपको लगता नहीं कि बीजेपी के राज्य स्तर के जिम्मेदार लोगों ने, केंद्र के लोगों ने तो नहीं कभी बयान दिया? मतलब वो इतना पाकिस्तान वगैरह पे देते रहते बयान, किसी ने धारा 370 पे दिया नहीं। भाजपा में इन विषयों मूल रूप पर से एक राष्ट्रीय स्तर पे शांति है, मतलब कोई बहुत ज्यादा इसमें खरोच नहीं डालता है। संबित यहाँ बैठे हैं, अगर कोई डालता है तो वो करेक्ट कर लेंगे, लेकिन इस तरह से बीफ के मुद्दे पे या कोर्ट जा के इस तरह से लड़ाई लड़ने से आप बीजेपी के नेता खुद ही अविश्वास का माहौल नहीं पैदा कर रहे हैं अपने सहयोगी के साथ, भले उसका उस मुद्दे का दूसरे राज्यों में अलग असर हो। देखिए, सच्चाई जो है मैं आपको उससे अवगत कराता हूं। दिक्कत यह हुई है कि पीडीपी को फीडबैक मिला है ग्राउंड लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से, अपने सांसदों से कि घाटी में जहां उनकी पैठ है वहां उनकी बड़ी किरकिरी हो रही है। इसका मतलब सरकार ठीक नहीं चल रही है। खुद मुफ्ती साहब के चौथे वाले दिन जिस संख्या में लोग सहानुभूति व्यक्त करने आए थे वो इतनी कम थी कि माथा ठनका है लोगों का। आज वो ये देख रहे हैं। ये अविश्वास किस लिए आया? क्या ये अविश्वास लोगों ने इस फैसले का साथ, अगर वो पैमाना है कि आए या नहीं आए, तो क्या इसलिए छोड़ दिया कि ये इस तरह के गरमाने वाले मुद्दे बीजेपी की तरफ से उठाए जाने लगे? नहीं, बीजेपी क्या आपको नहीं लगता है कि ये इन सब वजह रही हुई? देखिए, बीजेपी की अपनी एक छवि है। ये मुद्दे छवि होना अलग बात है, छवि नहीं। के बाद दोनों मिले हैं, लेकिन बीफ को उठाना या वो निशान विधान को उठाना, क्या उससे दोनों में फिर दूरी बढ़ी है जनता के स्तर? ये बीजेपी के आस्था के मुद्दे रहे हैं और बीजेपी को इन्हीं मुद्दों के चलते वैली में 1-1.5% से ज्यादा वोट नहीं मिला। और वैली में इस बार सबसे ज्यादा मतदान बीजेपी को रोकने के लिए हुआ। आप सोचिए, 25-26 लाख मतों में से केवल 50,000 मत बीजेपी को मिले 34 सीटों पर लड़कर।